डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं रीनल फेल्योर क्या है। जैसा कि नाम जान रहे हैं, रीनल मतलब किडनी, फेल मतलब फेल। मतलब किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो और कुछ छोटा छोटा फंक्शन और भी है, जैसे ब्लड के पीएच को बैलेंस करना, बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करना, सोडियम पोटासियम को रेगुलेट करना, फास्फोरस को रेगुलेट करना, इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस करना। तो ये सब मेरा किडनी का फंक्शन होता है। तो किडनी अगर बाय द वे ये फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन को लोग बोलते हैं रीनल फेल्योर बोलते हैं। तो यह फंक्शन के बारे में जहां बात हो गई, तो फंक्शन में होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जैसे नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में जैसे ये पीसीटी है, लुपोफेल है, और फिर इसके बाद ये सेंडिंग ट्यूब्यूल्स, डीसीटी, और यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्लड जो है आती है, यहाँ पे है ना, यहाँ ब्लड आता है क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होती है। इसके बाद ये आता है एफरेंट आर्टियोल से और यहाँ पर फिल्टर होती है। फिल्टर होने के बाद फिर ये रीअब्जॉर्ब होता है। फिर ये क्या होता है ना कि इस तरह से लगा होता है यहाँ पर नेफ्रॉन के साथ साथ ब्लड वेसल्स, और फिर ये क्या होती है, रीनल वेन बन करके निकल जाता है यहाँ से। और जो बच जाता है सब्सटेंस वो यहाँ से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिन कहते हैं, है ना। तो एक किडनी में ऐसा ही होता है। तो 3 प्रोसेस होती है किडनी का। पहला फंक्शन जो होती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं, दूसरा प्रोसेस होती है रीअब्जॉर्प्शन, है ना। रीअब्जॉर्प्शन यहां भी होती है, रीअब्जॉर्प्शन यहां भी होती है। और तीसरा जो फंक्शन होती है वह है क्या? सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं कि जब ब्लड है वो क्या होती है, ब्लड का स्मॉल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस यहाँ पर फिल्टर होती है। अब इसमें से क्या होता है कि जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होता है, और जो कुछ जो होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वो डीसीटी कराती है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या होती है, कुछ जो बच जाता है सब्सटेंस वो फिर कुछ रीअब्जॉर्ब यहाँ होती है, उसके बाद बाकी ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये मेरा किडनी का फंक्शन है। 3 फंक्शन होती है किडनी का, जिसकी वजह से ये काम होती है, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। अगर ये फंक्शन इसका गड़बड़ हो जाता है, चाहे वो फिल्ट्रेशन गड़बड़ हो जाता है, फिल्ट्रेशन इसका डिक्रीज कर जाता है, रीअब्जॉर्प्शन या तो बढ़ जाता है या रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है या सिक्रीशन घट जाता है। तो क्या क्या बोले? फिल्ट्रेशन डिक्रीज, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज और डिक्रीज, सिक्रीशन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ये प्रोसेस अगर होने लगता है किडनी में, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रीनल फेल्योर। तो अब ये रीनल फेल्योर क्या हो गई? ये 2 तरह का होता है। एक होता है एक्यूट रीनल फेल्योर, दोनों को समझते जानेंगे, एक्यूट, और दूसरा होता है क्रोनिक, है ना। एक्यूट रीनल फेल्योर और दूसरा क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर एआरएफ बोलते हैं, एआरएफ, क्रोनिक रीनल फेल्योर सीआरएफ, और एक तरह से इसका नाम बोलते हैं ईएसआरएफ। ईएसआरएफ मतलब होता है इंस्टेंट रीनल फेल्योर बोलते हैं। तो सीआरएफ और एआर, तो एक्यूट रीनल फेल्योर किसको बोलते हैं कि ऐसा रीनल फेल्योर जो कि सडन क्या हो गई, फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। तो सडन फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर गए, सडन रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ गई, सडन सिक्रीशन में प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से क्या होती है, सडन यूरिन बंद हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एआरएफ, एक्यूट रीनल फेल्योर। क्रोनिक रीनल फेल्योर किसको बोलते हैं कि द प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसका फंक्शन डिक्रीज करती है। एक बैक डर नहीं होती है, धीरे धीरे पहले थोड़ा फिल्ट्रेशन गड़बड़ाई, थोड़ा रिअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई, थोड़ा सिक्रीशन गड़बड़ा गई, और धीरे धीरे इसका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रोनिक रीनल फेल्योर, यानी इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फेल्योर या प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स इन द किडनी नोन एज क्रोनिक रीनल फेल्योर। और एक्यूट में क्या होती है, उस सडन डेवलप होती है, सडन फिल्ट्रेशन गड़बड़ा गई, तो अब क्यों होती है? अब लोग बात चलते हैं एटियोलॉजी। पहले चलते हैं एक्यूट का। एक्यूट में एटियोलॉजी क्या होती है? अब एक्यूट में हम सबसे पहले चलते हैं, एक्यूट में 3 तरह का कॉज हो सकता है। पहला पीरी रीनल कॉज, दूसरा
रीनल कॉज या इंट्रा रीनल कॉज, और तीसरा है पोस्ट रीनल कॉज। तो पहला प्री रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज में क्या हो सकता है कि सडन ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता है, हेमरेज, शॉक, एक्सेस वोमिटिंग, एक्सेस डायरिया, बर्न, कार्डियक फेल्योर, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये सब कॉज जा रही है। प्रीनल कॉज में जो कॉज हो रही है उसमें ब्लड जो होती है वो प्रॉपरली क्या हो गई, यहाँ तक नहीं आ पा रही है। तो ब्लड प्रॉपरली नहीं आ पाई, आकस्मिक क्या हो गई, शॉक हो गया, सडन पेशेंट को हेमरेज हो गया, बीपी सडन डाउन हो गई, ऐसा कंडीशन हो सकता है। या फिर ऐसा पेशेंट जो डायरेटिक ड्रग्स यूज करता हो, जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स ज्यादा ओवरडोज में ले लिया हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो बीपी डिक्रीज कर गया, ओवरडोज हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले लिया, ओवरडोज अगर डायरेटिक ड्रग्स ले लिया हो, इस सारे केस में रीनल फेल्योर होने की चांस होती है। कैसा, एक्यूट रीनल फेल्योर। तो ये कंडीशन देख लिया प्री रीनल कॉज में। रीनल कॉज में क्या हो सकती है, इंटरनल कॉज हो सकती है कि सडन जो होती है, चाहे वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम डेवलप कर गया हो, सडन नेफ्राइटिस डेवलप कर गया हो, सडन पायलोनेफ्राइटिस डेवलप कर गया हो, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लोग एक्यूट इंट्रा रीनल कॉजेज। पोस्ट, अच्छा कुछ कॉजेज और भी आ सकते हैं जैसे कि रीनल हेमरेज हो गए, है ना। तो तीसरा कॉज आ गया पोस्ट रीनल कॉज। पोस्ट रीनल कॉज किसको बोलते हैं, जैसे कि सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, सडन जो होता है यूरेटर ब्लॉक कर गया, तो उस कंडीशन में क्या होती है, पोस्ट रीनल कॉज होती है। लेकिन एक्यूट रीनल फेल्योर में याद रखेंगे एआरएफ का सबसे बड़ा कॉज होता है वह प्री रीनल कॉज होता है। एआरएफ क्योंकि ये जो प्री रीनल कॉज होता है वह एआरएफ जो होता है वह रिवर्सिबल होता है, ये ठीक हो जाता है, जो ये नहीं ठीक होता है। चलिए आगे बात चलेंगे इसमें। तो हम लोग एआरएफ के बारे में समझ में आ गया। तो एआरएफ में क्या हो गई कि सडन यहाँ पर फंक्शन बंद हो जाती है। तो मैक्सिमम कॉजेज का क्या हम लोग देख लिए, प्री रीनल कॉज देख लिए। अब जो बात आते हैं इसमें लोग, जो सेकंड जो कंडीशन आता है, जैसे कि ये तो हो गया एआरएफ की बात हो गई। अब जो सेकंड बात होगी इसमें कि सिम्टम क्या होगी, तो सडन सिम्टम डेवलप करेगी पेशेंट में, क्या होगी कि जब बॉडी में सीरम ओडिमा तुरंत जो होता है बॉडी स्वेलिंग कर जाएगी, इसमें पोटासियम के सीरम जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे पेशेंट की बॉडी में। यूरिन आउटपुट इसमें क्या हो जाएगी, 4 फेज आता है। पहला फेज में क्या हो जाएगी, पेशेंट को यूरिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसको पहले प्राइमरी फेज बोलते हैं। सेकेंडरी फेज में क्या हो जाएगी, ओलिगोयूरिया हो जाएगी या एनुरिया डेवलप करेगी। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, यूरिन आवेगी धीरे धीरे, या पोलियूरिया कंडीशन डेवलप कर सकता है। और फिर चौथा स्टेज में क्या होता है कि यूरिन फिर नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में क्या होगी, सडन यूरिन बंद हो गया, फिर धीरे धीरे ओलिगोयूरिया आवेगा, फिर पोलियूरिया हो गया, अब फिर उसका रिकवरी स्टेज आ जाता है। तो यह सब पेशेंट में हो जाता है। बाकी सिस्टेमिक इफेक्ट जिस तरह का कोई कॉज होगा उसके साथ भी इफेक्ट होंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगी, एआरएफ का कंडीशन डेवलप करेगा। दूसरा, अच्छा कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसमें, कॉम्प्लिकेशन देखने में मिलेगा आपको, जैसे बॉडी में ओडिमा डेवलप करेगी, और फिर या तो हो सकता है कि वह किडनी जो है परमानेंटली फेल कर सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और वेरियस इफ्यूजन बॉडी में डेवलप कर सकता है। ये एआरएफ पे जनरली देखने को मिलता है। या फिर ब्रेन डिजॉर्डर्स आ सकती है, सेरेब्रल इफ्यूजन डेवलप हो सकती है, ब्रेन का फंक्शन डिक्रीज हो सकती है, ये रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सब फंक्शन जो कॉम्प्लिकेशन आपको मिलेगा आपको एआरएफ में। अब जो बात आ गई हम लोग इन्वेस्टिगेशन अगर एआरएफ में कराएंगे तो क्या कराएंगे, आरईओ यूरिन कराएंगे। उसमें क्या होगी, जो यूरिन का अमाउंट बहुत कम होगी उस कंडीशन में हो सकता है कि प्रोटीन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दूसरा हम लोग कराएंगे ब्लड यूरिया कराएंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम पोटासियम बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम सोडियम डिक्रीज मिलेगी या बढ़ा भी जा सकता है उसमें, है ना। इस तरह से हम लोग एआरएफ में हम लोग जांच करके देख लेते हैं। अब जो बात आते हैं हम लोग कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे एआरएफ में। एआरएफ में सडन जो है डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर सिस्टेमिक में डिसऑर्डर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, अल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। अगर प्रोटीन हम देख करके देंगे कि प्रोटीन अगर सीआरएफ में तो प्रोटीन नहीं देते, लेकिन एआरएफ में जरूरत पड़ा तो हम लोग चलाते भी हैं, अल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्लूइड मॉनिटरिंग है वह यूरिन आउटपुट को देखते हुए करते हैं, क्योंकि फ्लूइड मॉनिटरिंग के लिए 4 बातें होती है, क्या क्या, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट एंड यूरिन आउटपुट। इसको देख करके हम लोग वहां पर करते हैं हम लोग एआरएफ में। अब जो बात आते हैं, चलिए सीआरएफ की बात चलते हैं। क्रोनिक रीनल फेल्योर कैसे होती है, क्रोनिक फेल्योर क्या बताते हैं कि प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ किडनी वहां पर क्या होती है, डैमेज होने लगता है, नेफ्रॉन्स का डैमेज लगता है। क्यों होगी, अब या तो हो सकता है कि सबसे पहले स्टार्ट करें पीरियडल कॉजेज। पीरियडल कॉज में क्या होता है, हो सकता है ओबेसिटी है,
एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज मेलाइटस है या हाइपरटेंशन है। यानी कि दो डिजीज बहुत कॉमन है, एक डायबिटीज मेलाइटस, एक हाइपरटेंशन, जिसमें किडनी ज्यादा डैमेज करती है, और तीसरा में एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया सपोज दैट, तो किडनी की तरफ सप्लाई बंद हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज कर जाता है, वो भी देखे होंगे उस कंडीशन में। हाइपरटेंशन में भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन डैमेज कर जाती है, या आईजीएफ जो पैथी है, नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, ये भी डेवलप होता है, जो बच्चों में ज्यादा मिलता है उस केस में, वो धीरे धीरे डैमेज करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रही है धीरे धीरे। पाइलोनेफ्राइटिस पेशेंट में है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का केस है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है किडनी में, बार बार बीकलाइन इन्फेक्शन हो रही है, बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, ये सब कंडीशन होता है। रीनल कॉज में क्या हो सकता है, रीनल सिस्ट डेवलप हो सकता है, किडनी सिस्ट बोलते हैं, रीनल ट्यूबरकुलोसिस, रीनल कार्सिनोमा, ये सब क्या हो सकता है, क्रोनिक सीआरएफ का केस में मिलता है जनरली। अब जो आते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज, पोस्ट रीनल में क्या हो सकती है, यूरेट्रिक स्टोन है, रीनल स्टोन है, ब्लडर स्टोन है, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट इलाज है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस बना है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कहीं ना कहीं रास्ता क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, जनरली जो नेफ्रॉन है वो धीरे धीरे डैमेज होती रहती है। उसके बाद क्या होती है, इसका चेंजेस क्या होगी, नेफ्रॉन जो होता है धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो बहुत अल्टर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो सकता है अब्जॉर्प्शन कर सके या वो अब्जॉर्ब करेगा भी नहीं, यहाँ से पीसीटी डैमेज होने लगती है। और खास करके कब होती है ये इटियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी है, एनएसआईडी ड्रग्स, डाइक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है, ये सब जो होता है वो क्रोनिक सीआरएफ को ले जाती है, सीआरएफ की तरफ वो पेशेंट को ले जाता है। तो जनरली ऐसा ड्रग्स होती है। बाकी कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिसको अनयूजुअल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथ का हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो। एलोपैथिक ड्रग्स में तो कम से कम इतना मालूम है कि किस पार्ट को डैमेज करती है, लेकिन होम्योपैथ आयुर्वेदिक में क्या है, ये नहीं पता है किस पार्ट को डैमेज करती है। इसलिए कम से कम उसको जो होता है लेने से पहले, क्योंकि डैमेज तो कहीं ना कहीं करेगा, मेडिसिन है तो पास इसी से करेगी ना, क्योंकि रास्ता तो यही है पास करने का, इसलिए क्या होगी डैमेज उससे भी होती है। इसलिए हम लोग क्या होते हैं कि उस सब से हम लोग अवॉइड करते हैं। ये सब मेरा था सीआरएफ का इटियोलॉजी। सिम्टम में क्या होगी, पेशेंट में धीरे धीरे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे बंद होता है। अब बंद होते जाएगा, शुरू में क्या होगी, उसमें यूरिन का कलर चेंज होगी, धीरे धीरे क्लोज होते होते एक समय ऐसा होगा कि यूरिन बनना बंद हो जाएगी, ये कंडीशन डेवलप होता है इसमें। अब इसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी, हाइपरटेंशन डेवलप करेगा, प्रोटीनूरिया होगा, हीमैचुरिया होगा, है ना, उसके बाद बॉडी स्वेलिंग होगी, एना सर का डेवलप कर जाएगी, सेरेब्रल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन, एसाइटिस, उसके बाद हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब कंडीशन डेवलप करेगा इस कंडीशन में। इसके बाद हिपैटिक फेलियोर, लंग्स फेलियोर, ये सभी पेशेंट कर सकता है। अच्छा, इटियोलॉजी में एक और चीज था कि अगर जिसका लिवर फेलियोर होता है ना, उसमें जनरली सीआरएफ होने का चांसेस होती है, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिसिटी के कारण से। और दूसरा कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो, एचआईवी का इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो, उसका एंटीबॉडी भी नेफ्रॉन को डैमेज करते रहता है। अब जो बात आती है इन्वेस्टिगेशन में क्या होगी, फिर उससे से लोग आरईओ कराएंगे, इसमें क्या होगी, प्रोटीन मिलेगी, ब्लड मिलेगी, और उसके बाद यूरिन का अमाउंट कम मिलेगा, उसके बाद ब्लड में ब्लड यूरिया कराएंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम किडनी सेम वैसे ही जो एआरएफ में कराते हैं वैसे हम लोग सीआरएफ में कराते हैं। और इसके बाद फिर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसमें किडनी खराब हो जाती है, किडनी डैमेज कर जाती है। अब आते हैं बात हम लोग ड्रग्स पे। तो एलोपैथिक ड्रग्स में तो कोई ड्रग्स नहीं आती है इसके लिए, लेकिन होम्योपैथिक ड्रग्स में इसमें आता है एल सीरम है, या बेल्स है, या फिर लाइकोपोडियम है, उसके बाद एपिस्मेल है। ये सब कुछ ऐसी दवा है जिसको कि हम लोग देते हैं। और भी बहुत सारी दवा है जिसको कि सिम्टोमेटिकली या फिर इटियोलॉजी के अनुसार से हम लोग चलाते हैं, लेकिन एल सीरम जो दवा आती है, या फिर जो बेल्स है वो दवा, या फिर लाइकोपोडियम है, ये सब दवा को हम लोग ज्यादा एडवाइस करते हैं। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।